दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी व्यूवर्स का अपने चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम्स में बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी भूगोल की जो हमने क्लास 6 शुरू की थी उसका एक चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, सौरमंडल में पृथ्वी। उसी के क्रम में नेक्स्ट वीडियो है। आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। अक्षांश एवं देशांतर। आज का हमारा चैप्टर ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हम पहले देख चुके हैं इससे पहले कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हमारी पृथ्वी कैसी है? ये उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। कैसी है? ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं ये कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। अब कोई पूछ ले कि ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा रूप है, वास्तविक प्रतिरूप है। ये बच्चों को समझाने के लिए बताया गया। हम लोग आगे से पढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं। ग्लोब क्या होता है? सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। अक्ष किसे कहते हैं? ग्लोब में जो सुई होती है वह झुकी हुई अवस्था में होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है? हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये एक अन्य काल्पनिक रेखा जो भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी है, इधर क्या है? उत्तरी ध्रुव है, इधर दक्षिणी ध्रुव है। इसके बीच से जो रेखा जाती है, काल्पनिक रेखा, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। कितना डिग्री होता है ये? 0 डिग्री होता है। ये क्या है? दोनों भागों को बराबर बराबर भागों में बांटती है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापते हैं। इसका क्या मतलब है? समान अंतर। अक्षांश कौन से होते हैं? ये समान अंतर के होते हैं। नाम से स्पष्ट है, समान अंतर, जिसमें अंतर समान हो। विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होती है। इसका माप 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश होता है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जो भी ये वृत्त है, इसके उत्तर में जितनी भी रेखाएं अक्षांश हैं उनको क्या कहा जाता है? उत्तरी अक्षांश रेखाएं। और दक्षिण में जो है उनको दक्षिण अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे कैसे दर्शाते हैं? उ या दा से दर्शाते हैं। ये ध्रुव है, यहाँ उत्तर में है तो उ लगा देंगे, यहाँ दक्षिण में है तो दक्षिण में दा लगा देंगे। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर तथा ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश मतलब किस पे? 20 डिग्री पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत रेखा के 20 डिग्री उत्तर में तथा बेलो होरिजोंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बेलो होरिजोंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, ऐसे ही अक्षांशों का आकार क्या होता है? घटता जाता है। जैसे जैसे हम ये विषुवत वृत्त है, इससे हम दूर जाएंगे, ध्रुवों की तरफ हम जाएंगे तो ध्रुवों की तरफ क्या होता है? आकार घटता जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांशों का क्या होता है? घटता है अक्षांशों का आकार। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश होते हैं। उनको भी हम लोग देखते आइए। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। समझ लेते हैं।
ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। इसके इधर हम आएंगे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर होगी कर्क रेखा, लेकिन 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश कौन सी रेखा होगी, मकर रेखा। डायरेक्ट पूछा जाता है कर्क रेखा कहाँ पाई जाती है, उत्तरी गोलार्ध में। इसकी माप क्या होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। पृथ्वी के ताप कटिबंध देखते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ पर है सूर्य सबसे ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री के बीच में सूर्य की रेखाएं सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पे क्या होती है सबसे ज़्यादा हमको गर्मी मिलती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं वहाँ पे क्या होती है सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है, वहाँ पे सूर्य का ताप कम मिलता है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, लगभग समान रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यहाँ क्या होता है शीत कटिबंध होता है। अब याद रखना उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव में अंतर होता है। 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच का जो होता है यहाँ तक वो उत्तर ध्रुव व्रत होगा, लेकिन 90 डिग्री पर जो होगा वो उत्तरी ध्रुव होगा। ऐसे ही दक्षिण में भी होगा, 66.5 डिग्री से दक्षिणी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक क्या होगा दक्षिणी ध्रुव व्रत होगा, और 90 डिग्री पर क्या होगा दक्षिणी ध्रुव होगा। अब देशांतर क्या होते हैं इनको देखते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं क्या आवश्यकता होती है। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, अब डायरेक्ट पूछ लेगा टोंगा द्वीप किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में। एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, मॉरिशस द्वीप किस महासागर में, हिंद महासागर में 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अंश होता है, मान लीजिए ये 23 डिग्री है, ये अंश होगा मिनट को, ये अंश किसको ये अंश दर्शाएगा, फिर क्या होगा 30 मिनट मान लीजिए, तो ये 30 मिनट को दर्शाएगा। 30 मान लीजिए, ये 2 लाइन जो होंगी ये सेकंड को दर्शाएंगी। ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं विषुवत रेखा से, वैसे वैसे क्या होता है, जैसे प्रधान यामोत्तर से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं इनके भी आकार में क्या होती है, कमी आती है, मतलब इनका भी आकार घटता है एवं ध्रुवों पर जाकर शून्य हो जाती हैं। जब भी जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलते हैं वहाँ की माप क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था तथा सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं तथा इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। जैसे अक्षांश करते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, वैसे ही देशांतर कैसे करते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए ये पश्चिम के लिए प का उपयोग करते हैं। ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ग्रिड किसे कहते हैं, ये ग्लोब है, पृथ्वी मान लीजिए, ये विषुवत रेखा है, इसके ऊपर ये क्या है, ये अक्षांश हो गए, समानांतर होते हैं, और यहाँ पर ये क्या हो गए, देशांतर। अब इनमें जो जाल बन जाता है इसी जाल को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। जैसे असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखो जहाँ से दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु
यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। कैसे? विषुवत रेखा हो गई, ये अक्षांश हो गए, और ये क्या हो गया हमारा देशांतर। समझते चलते, समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हमें किसकी स्थिति निकालनी है? असम में धुबरी की। अब यहाँ तक मान लीजिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये इसके ऊपर ही 26 डिग्री होगा, तो ये बताया गया हमें 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 26 डिग्री हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित। अब देशांतर कहाँ है? ये यहाँ पे 90 डिग्री इसके आसपास होगा यहीं पर। तो हमें क्या मिल जाएगी? इनको जो काल्पनिक रेखा, जो इनको मिलाती हुई रेखा बनेगी, हमको यहीं पर असम का धुबरी हमको मिल जाएगा। इसको समझने के लिए कागज पर एक समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 और क्षैतिज को क ख ग घ अंग अक्षरों से व्यक्त करें। ये बच्चों को समझाने के लिए दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ऐसे उसकी स्थिति भी निकाल सकते हैं। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अब अबासादा धा नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर तथा क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। ऐसे हमको उसकी स्थिति, सही स्थिति का पता लग जाएगा। अब देशांतर और समय देखते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति होती है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। परछाई कैसे होती है? दोपहर के समय में क्या होती है? सबसे छोटी परछाई बनती है। सूर्योदय, सूरज निकलता है और सूरज जब डूबता है तो उस समय सबसे लंबी बनती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्या होगी? दोपहर होगी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अभी बताया था पृथ्वी हमारी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पूछा जाता है हमारी पृथ्वी कैसे गति करती है। अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। नाम से याद रखना, पश्चिम, पश्चिम मतलब पीछे, और पूर्व में आगे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। कैसे? पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूमती है? 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। कैसे? 24 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी वो? 360 अपॉन में 24, इसको काटेंगे, कितना आएगा? 15 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना घूम गई? 15 डिग्री। ऐसे ही 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच के समय जब 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 और हमारे 4 मिनट में कितना घूमती है? 1 डिग्री घूमती है। तो कितना हो गया? 15 चौके 60, मतलब 60 मिनट, मतलब 1 घंटा आगे हो जाएगा हमारा। अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे वहाँ दोपहर का 1 बजेगा। जैसे ग्रीनविच पे दोपहर पे 12 बजते हैं, तो हमारे यहाँ पे कितना बज जाएगा? 1 बजे। पूर्व में जो भी होगा उसमें 1 घंटा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय, जो पश्चिम मतलब पीछे का समय क्या होगा? 1 घंटा पीछे हो जाएगा। यानी कि अगर 12 बज रहे हैं तो 1 घंटा पीछे है तो 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि यानी आधी रात होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? आइए इसको भी देखते हैं, मानक समय क्यों मानते हैं। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा ना। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होता है। याद रखिएगा, हमारे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का समय होता है सूर्य उगने में, और गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय अलग है। 1 घंटा 45 मिनट का अंतर दोनों में होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या मानते हैं? मानक समय, भारत का स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अब एक बच्चे को समझा रहा है कि कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वे अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत एवं इंग्लैंड के बीच ऐसा क्यों होगा? के बीच समय का अंतर क्या है? क्यों? क्योंकि जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच के टाइम से हम 5.5 घंटा आगे हैं। देखते हैं, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में क्या होगा? 5 घंटे इसमें जोड़ दीजिए, 5.5 घंटे हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7:30 बज जाएगा। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में क्या है? 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। आज की क्लास में इतना ही है। अब आप याद रखिएगा, इसको हमने जो पढ़ा इसको रिकॉल कीजिए, जो भी है इसको बार बार देखिए, समझिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, टेट सीटेट में तो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, स्टेटमेंट बनाने के लिए दे देता है, उसमें पूछ लिया कौन सा सही है कौन गलत है। अब आपको हम 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान बताइए। कर्क रेखा किसे कहते हैं? इसका अक्षांशीय मान कितना है? मकर रेखा का अक्षांशीय मान बताइए जल्दी से। और भारतीय मानक समय क्या है इसको बताइए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है ये आप बताइए। 360 होती है कि 180 होती है? आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।